नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू संहिता लर्निंग एकेडमी। मैं डॉक्टर कपिल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में भी काम आने वाला है। टॉपिक का नेम है रक्तपित्त अध्याय या रक्तपित्त व्याधि या रक्तपित्त चिकित्सा, कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे वो हैं उस रक्तपित्त अध्याय का परिचय, रक्तपित्त व्याधि का निदान, संप्राप्ति, उसके प्रकार और गति, साध्य असाध्यता, चिकित्सा और रोग अधिकार। इन सभी पॉइंट्स को हम इस आसान तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ कोड्स के साथ और कुछ श्लोक के साथ हम इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले कोई भी अपडेट्स, न्यूज़ और वीडियोस का पता आपको चल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रक्तपित्त का परिचय क्या है। जो ये चैप्टर लिखा गया चरक चिकित्सा स्थान में, वो लिखा गया पंच गंगे स्थान पर। ऐसा बताया गया जहां पर 5 नदियां मिलती हैं जिसे पंजाब बोलते हैं अभी के समय में। उस समय इसे पंचगंगे बोला करते थे। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में बहुत सारे बच्चे एक स्मॉल मिस्टेक करते हैं। रक्त पित्त में किसकी दुष्टि है, इसको आप सोच के देखिए। अगर तो रक्त पित्त में रक्त की दुष्टि है, पित्त की दुष्टि है या दोनों की दुष्टि है? तो इसको थोड़ा सा क्लियरली हम समझते हैं। श्लोक में लिखा है स्योगाद दूषणातु सामान्याद गंध वर्ण्यो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीषी भी। पित्त जो रहता है वो बेसिकली रक्त धातु का मल है और जो पित्त है उसी की इसमें दुष्टि होती है। इसको क्लियर करते हुए आचार्य ने लिखा है कि सामान्य गंध वर्ण होने के कारण जो पित्त है वो जब दुष्ट होता है तो वो रक्त का कलर ले लेता है, उसकी गंध ले लेता है। क्या लिखा? सामान्य गंध वर्ण होने के कारण। तो आप हिंदी पढ़िए। पित्त द्वारा जब रक्त को दुष्टि करता है पित्त, तो दुष्टि कौन कर रहा है? पित्त कर रहा है। दूसरी बात, सेम समान गंध और वर्ण होने के कारण इसी पित्त को रक्तपित्त संज्ञा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर पित्त को रक्तपित्त कहा जाता है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। हम इस पूरी वीडियो में किस तरह इसे थ्योरी में लिखना है, किस तरह इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन दोनों टॉपिक को साथ साथ में कवर करेंगे। तो पहली बात, परिभाषा। परिभाषा लिखनी है तो आपको लिखनी है यहां पर पित्त जो है वो रक्त का कलर ले लेता है और उसका गंध ले लेता है, इसलिए इसको रक्तपित्त बोलते हैं। सेकंड पॉइंट हम अब देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में है इसकी शीघ्रकारिता। ये शीघ्र है, इसके लिए क्या बोला गया? महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च। इसे बहुत बड़ी व्याधि समझा गया। गद यानी व्याधि, महागद कहा गया। महावेग, बहुत ही फोर्सफुल वेग होता है इसका। अग्नि के समान ये शीघ्रकारी होता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने के लिए लाइन याद कर लीजिएगा। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च। इंपॉर्टेंट है रक्तपित्त की शीघ्रकारिता। नेक्स्ट देखते हैं इसके निदान क्या है। नो डाउट पित्त की जब दुष्टि होगी तो जो पित्त की दुष्टि के कारण होते हैं, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण आहार या ऐसे विहार, अम्ल कटु लवण रस या फिर विदाही अन्न का अधिक मात्रा में सेवन करना। और कुछ विशिष्ट निदान बताए गए हैं, स्पेसिफिक निदान। आगे इसके टाइप आएंगे, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधः रक्तपित्त और उभय रक्तपित्त। उसमें से अधः रक्तपित्त का स्पेशल निदान बोल रहा है। ऐसे निदान जो कि उष्ण रुक्ष गुण वाले हैं वो ही अधः रक्तपित्त करते हैं। या फिर ऊर्ध्व रक्तपित्त को आप देखें तो स्निग्ध उष्ण जो निदान है वो ऊर्ध्व रक्तपित्त करते हैं।
अब इनको याद कैसे करेंगे, तो आप एक छोटा सा फंडा बना लेना, यहां ट्रिक लिख लेना। अधे जो है नीचे की तरफ अपने शरीर में क्या है, उरु हिस्सा है। उरु, जो जंघा का प्रदेश आप अभी के जमाने में समझते हैं, उरु प्रदेश आप याद सकते हैं, उरु स्तंभ व्याधि भी है एक। तो अध रक्तपित्त में उरु गुण है, उष्ण रुक्ष गुण है, इस तरह से याद कर लीजिए। तो बचा हुआ रेस्ट आपको अपने आप याद आ जाएगा। उष्ण स्निग्ध गुण जो है ऊर्ध्व रक्तपित्त में होते हैं। ये एक क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में आता है, उष्ण रुक्ष गुण कौन से रक्तपित्त के हैं, या उष्ण स्निग्ध गुण कौन से रक्तपित्त के हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनमें पित्त की दृष्टि तो होती है, आपने पहले ही बता दिया कि इसमें जो है पित्त की दृष्टि रहती है, लेकिन आप ये समझिए, पित्त के अलावा अगर जो ऊर्ध्व रक्तपित्त होगा उसमें कौन सा दोष संश्लिष्ट रहता है, संश्लिष्ट यानी जुड़ा हुआ, चिपका हुआ। तो पित्त तो कॉमन ही है, चाहे ऊर्ध्व हो चाहे अधः हो, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछे कि रक्तपित्त में के प्रकार में कौन कौन से दोष संश्लिष्ट रहते हैं, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में जो है वो कफ का, यहां देखिए आप कफ का, अधः रक्तपित्त में मारुत का संश्लिष्ट रहता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 2 पॉइंट पढ़े हैं अपन ने, एक विशिष्ट निदान पे जोर दीजिएगा, और दूसरा कौन से दोष का संश्लिष्ट रहता है। जो इसका थर्ड टाइप है, यानी कि उभय रक्तपित्त, उसमें दोनों तरह का संश्लिष्ट रहेगा, वात का भी और कफ का भी। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा आप, ऊर्ध्व, अधः और उभय रक्तपित्त में किस किस दोष का संश्लिष्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसकी संप्राप्ति। तो लिखा है संप्राप्ति का श्लोक आचार्य चरक ने, तस्य ऊष्मणा द्रवो धातोर धातोर धातोः प्रसिच्यते स्वित्तस्तेन संवृद्धि भूस्तदधिकस्ति। इस लाइन को याद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं याद होती तो एटलीस्ट ये 3 शब्द याद कीजिएगा, धातोर 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 प्रसिच्यते। इसमें 3 धातुएं कौन है, जो पित्त की जो प्रॉब्लम थी अपन ने फर्स्ट पॉइंट में सीख लिया, ये एक पित्त की प्रॉब्लम है, यहाँ पित्त को ही रक्तपित्त कहा जाता है। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी संप्राप्ति में जो पित्त है उसकी ऊष्मा से फर्स्ट नंबर जो है धातु, उसका मीनिंग है मांसादि धातुएं, वो द्रव हो जाती हैं, ये सेकंड धातु का मीनिंग है। और फाइनली वो द्रव होके रक्त में मिल जाती हैं, रक्त को बढ़ा देती हैं, ये थर्ड धातु शब्द का मीनिंग है। यहाँ 1 2 3 3 धातु शब्द दे रखे हैं, धातोर 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 प्रसिच्यते। तो 3 चीजें कैसे संप्राप्ति बनेगी, पहले जो है मांस आदि धातुएं, सेकंड वो द्रव हो जाती हैं, द्रव धातु, और थर्ड जो है वो रक्त में मिलने पर रक्त की वृद्धि कर देती है। ये संप्राप्ति में अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके प्रकार और इसके गति। ये दो अलग अलग दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, रक्तपित्त के प्रकार कितने हैं और रक्तपित्त की गति कितनी है। इनमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले पढ़ते हैं, फिर अपन कुछ ट्रिक देखेंगे कैसे इसको फाइनली याद रखा जा सकता है। त्रिविध लोहित पित्तम, 3 प्रकार के रक्तपित्त होते हैं, और 3 प्रकार कौन से हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया, ऊर्ध्व, अधः और उभय रक्तपित्त। फिर आप देखिएगा गति कितनी है, तो 2 है, ऊर्ध्व और अधः। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर याद कैसे करेंगे। तो जब 2 चीजें हो तो एक को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आप एक इतना सा ये संस्कृत का टुकड़ा याद कर लीजिए, त्रिविध लोहित पित्तम। जब भी रक्तपित्त शुरू हो, रक्तपित्त के भेद बताने हो, तो आप एक आसान शब्द बोलिएगा मन में, त्रिविध लोहित पित्तम। आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि इसके प्रकार कितने हैं और गति कितनी है। ऑटोमेटिकली जब आपको 3 प्रकार याद आ गए इसके त्रिविध लोहित पित्तम से, तो गति इसकी 2 ही तरह से है। देखिए गति क्या है, शरीर में ये कहां से निकलेगा, रक्त, या सॉरी पित्त जो है वो कहां से निकलेगा, जो रक्त का रूप लिया हुआ है, या तो ऊपर से या नीचे से। ऊपर अपने जो छिद्र बताए गए हैं, अधे में 2 छिद्र है, ऊपर 7 छिद्र है, वहां से निकलेगा। कुल मिला के रक्तपित्त के प्रकार आएगा तो शब्द याद रखना है त्रिविध लोहित पित्तम, और गति आएगी तो 2 गति होती है, ऊर्ध्व और अधः। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी साध्य असाध्यता। कौन सा इनमें से ठीक हो सकता है, कौन सा ठीक नहीं हो सकता। तो एक दोष अनुगम साध्यम,
एक दोष जिसमें रहेगा वो साध्य, द्विदोषम याप्यम और त्रिदोषम जो है असाध्यम रहता है। याद रखिएगा, पहले दोष अनुसार पढ़ रहे हैं, फिर इसके प्रकार अनुसार पढ़ेंगे। एक दोष अनुगम साध्यम, द्विदोषम याप्यम और त्रिदोष वाला असाध्य। ऐसे ही सेम टू सेम ऊर्ध्व रक्पित, अधे रक्पित और उभय रक्पित भी साध्य, याप्य और असाध्य होते हैं। तो साध्यता असाध्यता में दो पॉइंट अपने को याद रखने हैं जब भी इसको लिखना है। एक तो है दोष के अकॉर्डिंग और दूसरा है इसके प्रकार के अकॉर्डिंग। है सेम ही, पहला नंबर वाला साध्य होता है हमेशा, बीच वाला याप्य और लास्ट में असाध्य। एक दोष अनुगम साध्यम, द्विदोषम याप्यम, त्रिदोषम असाध्यम। ऊर्ध्व वाला साध्य, अधे वाला याप्य और उभय वाला असाध्य। साध्य में एक और बात भी हो सकती है, जो रक्तपित्त बिना उपद्रव वाला है, बिना कॉम्प्लिकेशन वाला है, तो उसे भी आप जरूर ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये भी साध्य ही होता है। नेक्स्ट हेडिंग इसकी चिकित्सा की आती है। चिकित्सा में कुछ जनरल रूल हैं, वो हमेशा याद रखने हैं। शुरू में इसका जो भी सिक्रेशन होगा, जो पित्त रक्त का लिया हुआ है स्वरूप, जो निकल रहा है, वो उसको अपन को स्टार्टिंग में रोकना नहीं है। एक पॉइंट ये याद रखना है, रोका तो बहुत सारे उपद्रव हो जाएंगे। और करना क्या है, फिर अपन को लंघन करवाना चाहिए। तो ये तीन हिस्से हमेशा याद रखना। रक्तपित्त जब भी चिकित्सा दिमाग में आए तो पहली बात कि हमें रोकना नहीं है, रोका तो कौन कौन सी डिजीज हो जाएंगी, और करना क्या है, लंघन करना है हमें। तो रोकना नहीं है, इसके लिए लिख रहा है न आदो स्तंभनम रहती। हमें शुरू में, आदि मतलब स्टार्टिंग में, स्तंभन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा गलग्रह, पुतिनस्य, मूर्छा आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा इसको, गलग्रह, पुतिनस्य, मूर्छा कब पैदा होंगे, जब शुरू में अगर अपने ने रक्तपित्त में स्तंभन दे दिया। करना क्या है फिर हमें, हमें करना चाहिए लंघन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको आगे देखते हैं अपन। और भी कुछ चिकित्साएं हैं, जैसे एक चिकित्सा सूत्र है इसका, ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेया पूर्वम अधोगते। ऊर्ध्व वाले में पहले तर्पण पिलाओ और अधे वाले में पहले पेया पिलानी चाहिए। ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेया पूर्वम अधोगते। ये हिंदी में मिस्टेक से गलत लिखा गया है। और एक चिकित्सा सूत्र है, कफ अनुगे यूष शाकम विद्यात वात अनुगे रसम। कफ का अनुबंध है तो यूष और शाक, वात का अनुबंध है तो मांस रस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो अपन ने न आदो स्तंभनम याद की है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अपन को भूलनी नहीं है वो है ये, इसको हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रति मार्ग च हरणम। प्रति मार्ग च हरणम। प्रति मार्ग क्या होता है, प्रति का मीनिंग है अपोजिट। अपोजिट, मान लीजिए कि ऊर्ध्व से जो है नाक से ब्लीडिंग हो रही है ना, या फिर एक अपन मान लेते हैं गुदा से ब्लीडिंग हो रही है, अधे मार्ग से हो रही है। तो कह रहा है ऊर्ध्व वाले में तो नीचे से निकालो दोषों को, यानी विरेचन करवाओ, और अधे वाले में ऊपर से दोषों को निकालो, यानी कि आप वमन कर्म कराओ। तो इसके लिए शब्द एक प्यारा है, प्रति मार्ग च हरणम। इस शब्द को हमें अच्छे से याद करना चाहिए। किसका चिकित्सा सूत्र है, रक्तपित्त का। तो ये दो नहीं भूल जाना, न आदो स्तंभनम और प्रति मार्ग हरणम। फिर अपन को याद रखना है, ऊर्ध्व वाले में तर्पण, अधे वाले में पेया, कफ वाले में, कफ अनुबंध में यूशाक, वात अनुगे रसम। इनको संस्कृत में याद करने की कोशिश करना, आसानी रहेगी। और हिंदी में यहाँ लिखा है ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन, अधे रक्तपित्त में वमन। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेहनत करके वीडियो बनाई गई है और आसान वे में समझाई गई है, तो जरूर इस वीडियो के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूँ फेसबुक के पेज का और टेलीग्राम के पेज का, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम कुछ कुछ डेज में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ट्रिक्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वहां भी आप हमें जरूर फॉलो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए रक्तपित्त चिकित्सा में और कुछ हिस्से देखते हैं। जैसे एक हिस्सा बताया, अगर ग्रथित रक्त आ रहा है उस ब्लीडिंग में, तो आप पारावत चक्रत दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पारावत चक्रत का प्रयोग कब करना चाहिए। पारावत होता है कबूतर,
शक्रत यानी मल, उसका प्रयोग शोध्र के साथ करना चाहिए अगर ग्रथित रक्त है तो। फिर एक कंडीशन है, जो अलग अलग रत्न है उनका भी प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पीजी कंपटीशन के हिसाब से या किसी भी पीएससी के हिसाब से। ऐसे आता है, एक लाइन आ जाती है संस्कृत की, वैडूर्य मुक्ता मणि गैरिक करके उसमें शब्द आते हैं। ये किसकी चिकित्सा है? तो आपको याद होना चाहिए, रतन का प्रयोग जो है अपन ने वीडियो में रक्तपित्त चिकित्सा में पढ़ा था। फिर एक क्वेश्चन आता है, शोष का अनुबंध अगर इसके अंदर होगा तो आप किसी भी तरह का शोधन कर्म नहीं कराओगे। संस्कृत में लिख रहा है, शोषेण स अनुबंधम वा तस्य संशमनी क्रिया, तस्य क्रिया संशमनी, यानी कि अगर शोष का अनुबंध है इसके अंदर तो हमें संशमन क्रिया करनी चाहिए। अगर तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनता है, मुद्दे की बात यह है। तो क्वेश्चन इसमें जो है, ये संस्कृत की लाइन आपको एग्जाम में दे देगा, शोषेण स अनुबंधम वा तस्य संशमनी क्रिया। यदि शोष का अनुबंध है तो इसमें संशमन क्रिया करो। अब आपको पहचानना है, ये शत क्षीण है, रक्त पित्त है, वात रक्त है, क्या है ये? तो याद करना है अपन को इसको अच्छे से। ये अपन ने रक्त पित्त में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग स्थान की रक्तपित्त में क्या करेंगे अपन। नाक से ब्लीडिंग हो गई, नासागत रक्तपित्त, मूत्र से हो गई, मूत्र मार्ग और गुद मार्ग। नाक में तो कुछ भी नहीं करना है, घास को तोड़ना है, जूस निकालना है और नाक में डालना है। ये बात आपके दिमाग में छप जाएगी, लेकिन ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में। घास मतलब दुर्वा, दुर्वा को कलेक्ट करना है, उसका स्वरस लेना है और अवपीड नस्य का यूज करना है। नासागत रक्तपित्त वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट, मूत्र वाले रक्तपित्त में गोक्षुर के साथ में शतावरी का यूज करना है। शतावरी और गोक्षुर का श्रत बना के यूज करना है, क्वाथ। और गुद वाले में मोचरस दुग्ध का, मोचरस का मिल्क, या फिर वट वरोह वट शुंग का प्रयोग, ये शुंग होना चाहिए। हिबेर नील उत्पन्न और नागर सिद्ध पय, तो 3 योग याद करने हैं अपन को, मोचरस सिद्ध पय, वट वरोह वट शुंग और हिबेर नील उत्पल सिद्ध मिल्क। ये तीनों मिल्क ही हैं। अपन इस वीडियो में काफी डिटेल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी इसको पढ़ने में समस्या नहीं आए। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा टॉपिक एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा, सिर्फ 4-5 मिनट में। तो लास्ट में आपको ये पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा। इसके कुछ योग देखते हैं अपन। हिबेर आदि पानीय, इसमें एक योग बताया गया है। आट्रूष आदि क्वाथ बताया गया है। उशीर आदि चूर्ण बताया गया है। किरातिक आदि चूर्ण बताया गया है। वासाघृत है, शतावरी घृत है। अब याद कैसे करेंगे, मुद्दे की बात ऐसे है। तो शुरू के 2 को एक साथ याद करना है क्योंकि ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है, हिबेर आदि पानीय और आट्रूष आदि क्वाथ। फिर 2 एक साथ याद करो, उशीर आदि चूर्ण और किरातिक आदि चूर्ण। फिर दोनों एक साथ, वासाघृत और शतावरी घृत। फिर आपको कभी भी ये गलत नहीं होगा। चलिए, तो अब इसके बाद अपन जो है बिल्कुल लास्ट में इसको पूरे टॉपिक को फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। शुरू से देखते हैं अपन इसको, एक शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा रक्तपित्त की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बस अपन को इतना समझना है, एक लाइन संस्कृत के आप याद कर लीजिएगा, स्योगाद दूषणातु सामान्याद गंधवर्ण्यो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीषिभिः। संस्कृत में नहीं याद हो तो इतना याद कीजिए कि सामान्य गंधवर्ण के कारण जो पित्त है उसी को रक्तपित्त संज्ञा दी गई है। सेकंड पॉइंट, इसकी शीघ्रकारिता कितनी ज्यादा है, ये लाइन तो आपको याद करनी ही चाहिए। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में आगे चल के कंपटीशन में। निदान में उरु मैंने ट्रिक बताई, अधे वाले में अपने नीचे ही है सबके उरु, तो उरु जो है वो अधे रक्तपित्त का निदान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में कौन सा दोष संश्लिष्ट है, क्योंकि पित्त तो रहेगा ही। ऊर्ध्व वाले में कफ, अधे वाले में वायु और उभय वाले में वात कफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्राप्ति में धातोर 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 में आप देखेंगे पहली धातु मांस, सेकंड द्रव और थर्ड रक्त है। प्रकार और गति में डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, त्रिविध लोहित पित्तम याद कर लो। रेस्ट ऑफ 2 अपने आप आपको याद हो जाएंगे। साध्यता साध्यता में एक दोष अनुगम साध्यम, द्विदोषम व्याप्यम, त्रिदोषम असाध्यम। ऊर्ध्व अधय और उभय में भी क्रमशः यही साध्यता असाध्यता रहती है। चिकित्सा में सीधी 2 बातें याद आनी चाहिए, आदि में स्तंभन नहीं करना, लंघन करना है, और प्रतिमार्ग हरणम, प्रतिमार्ग च हरणम इसका चिकित्सा सूत्र है। स्तंभन अगर नहीं
किया कर दिया आपने तो गलग्रह पुतिनस्य मूर्छा हो जाता है। इसके अलावा उर्दू तर्पणम पूर्वम पेया पूर्वम अधोगते, ये अच्छा स्कोर करने के लिए इसको भी आप कंठस्थ कर सकते हैं। कफ अनुगे यूज शाकम विद्यात वात अनुगे रसम। ग्रथित रक्त में पारावत शक्रत का यूज है, आगे चल के बहुत काम आएगा। वेडुरे मुक्ता मनी का यूज इसमें है, कंपटीशन एग्जाम में फेमस क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन कम से कम 5-5 10-10 बार आए हुए हैं। शोषेण स अनुबंधम व तस्य संशमनी क्रिया, ये भी कहाँ की लाइन है, इसी की है। नाक में मैंने बोला किसी को ब्लीडिंग हो रही है, फटाफट घास तोड़ो, उसको निचोड़ो और डाल लो, ये बात आपके दिमाग में छप जाएगी। दुर्वासोरस का उपीड़न से मूत्र में शतावरी गोक्षुद और गुद में मोचरस वटवरोह और हिबेर आदि सिद्ध मिल्क पिलाना है। 2 लिक्विड हिबेर आदि पानी आट्रोशादि क्वात, उशीर आदि चूर्ण और किरातिकतादि चूर्ण, वासाघृत और शतावरी आदि घृत, ये याद कर लीजिएगा। दो चीजें पढ़ी हैं, लिक्विड, चूर्ण और घृत। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके लिंक को जरूर व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। अगर आपने जो है, आपको लगता है ये वर्थ है वीडियो बनाना और आपको लगता है कोई टॉपिक और है जो हमें पढ़ाना चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।